हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और लोग उसे जो है ना ढंग से समझते नहीं है। ये मैं बात करने जा रहा हूँ मीडिएशन के बारे में। अब कई लोग ये धारणा बना लेते हैं कि मीडिएशन में अगर हमारा केस रेफ़र कर दिया वकील साहब ने तो हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया, हम क्या हार गए हैं केस, जो कि हम सेटलमेंट के बारे में भी सोचें। क्यों हम सेटलमेंट करें जब वाइफ ने जो है फॉल्स केस डाल दिया है हमारे ऊपर? क्यों हम उसे पैसे दें? अगर फॉल्स केस उसने हमारे ऊपर डाला है तो हम पूरा लड़ेंगे और प्रूव करेंगे कि वो बिल्कुल फॉल्स केस है और उससे बाहर निकलेंगे। तो ये एक तरीके से माइंडसेट रहता है कई लोगों का। अगर आपका भी कुछ मिलता जुलता माइंडसेट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपका मीडिएशन को लेके क्या सोचना है। फिर मैं पूरी वीडियो में आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा विद लाइव, जो मैंने अपने रियल लाइफ में जो मीडिएशन को यूज़ करके चीज़ें की हैं वो भी मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपका क्या माइंडसेट है मीडिएशन को लेके, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं मीडिएशन या सेटलमेंट के बारे में। क्या आपको फॉल्स केस सेटल करना चाहिए या फिर कम्प्लीटली फ़ाइट करनी चाहिए और एंड तक जस्टिस आपको लेना चाहिए? अब जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो लॉ को थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। अब ले लीजिए मेंटेनेंस का केस। चलिए मेंटेनेंस का केस हम देखते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस का केस, जब इंटरिम मेंटेनेंस आज से 1 या 2 साल बाद आपकी सेट होगी तो वो 2 साल के आपको एरियर्स देने पड़ेंगे और मंथली मेंटेनेंस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका केस जो है ऐसा है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं और आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, बट अगर वो वर्किंग नहीं है और बच्चे हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेंटेनेंस लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब वो कितना अमाउंट होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस कितना बनेगा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं पता कि आप आज किस पोजीशन में हो और आगे जाके आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी। तो अगर अभी मेंटेनेंस नहीं बनती है तो आपको सबसे पहले पता करना है कि कितनी आपके ऊपर मेंटेनेंस का अमाउंट बन सकता है अगर सपोज़ कल को मेंटेनेंस का केस आप फाइट करते हैं। अब कोई कहता है कि हमारे ऊपर क्यों मेंटेनेंस लगेगी, ये तो फॉल्स केस है, वो तो उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि मेंटेनेंस के केसेस फॉल्स या ट्रू केस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वाइफ अगर अपनी मर्ज़ी से भी गई है तब भी कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधेगा, आज नहीं, मे बी 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद। तो अगर आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप बहुत बड़े किस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको 2 साल के एरियर्स तो देने ही पड़ेंगे, मंथली मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक हमारे पास केस आया था, उसमें हमारे क्लाइंट को पता नहीं था कि ऑपोजिट पार्टी कितना जो है अर्न करिए या कहाँ पे कार्यरत है। मैंने उनसे सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 30% के आसपास मेंटेनेंस बन सकता है आपके पास। तो मेरे क्लाइंट ने कैलकुलेट किया तो वो कहता है वकील साहब ये तो 16-17 लाख रुपए हो जाएंगे। मैंने कहा येस, ये हो सकते हैं और साथ ही साथ जितना लंबा केस चलेगा उतना आपको मंथली देना पड़ सकता है। अब ये मैं डरा नहीं रहा था, प्रैक्टिकल जो कोर्ट में होता है मैं एज इट इज़ बिल्कुल उसको समझा रहा था, क्योंकि मेरा काम है कि प्रैक्टिकलिटी में आपको समझाए। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कुछ नहीं देना पड़ेगा, हम सब संभाल लेंगे, तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज़, जब वो आपसे के ऊपर मेंटेनेंस लगेगी तो ये मेंटेनेंस आप ही को देना पड़ेगा, कोई और मेंटेनेंस नहीं देगा। जिसने ये आपको एडवाइस दी है कि हम संभाल लेंगे, वो इन मामलों में यही बोलेगा कि आप पे कर दो, कुछ पे कर दो, अपील में देखेंगे। तो वो आपको गुमराह रखेंगे और ऊपर जो है अपील वाले कोर्ट में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी आपको पेमेंट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस लॉ को समझिए। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मेरी एक बुक है पे और फाइट करके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वो अभी के अभी आप ऑर्डर कीजिए तो आपको मेंटेनेंस लॉ पूरा का पूरा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ आएगा। तो अब जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहा था तो मैं केस स्टडी की बात कर रहा था, तो मैंने अपने क्लाइंट को वो बोल दिया कि 16-17 लाख की आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधेगी। मे भी आज नहीं, शायद 2 साल 3 साल बाद आज से। तो वो तो पहले तो घबरा गए, पहले वो बिल्कुल वो चीज़ जो है
बोल रहे थे कि वकील साहब फिर आपका क्या काम है, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, जो आपको मेरा काम ये है कि आपको बताना कि आपके ऊपर कितना मेंटेनेंस बन सकता है, कैसे हम उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या कैसे हम आगे केस कर सकते हैं हैंडल। ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि अगर जो होने वाला है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म करने का मेरा काम नहीं है, ना मैं आपको झूठी होप दूंगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि दूसरी पार्टी से हमें ऑफ़र आया सेटलमेंट के लिए। जब हमारे पास सेटलमेंट का ऑफ़र आया, वो उसी अमाउंट के आसपास था जो शायद मेरे क्लाइंट को 2 साल बाद देना पड़ता, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट के पास क्लैरिटी थी। उसने सेटलमेंट के लिए तुरंत हाँ बोल दिया, उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। उसका केस सेटल हो गया और वो केसेस से बाहर हो गए, सारे केसेस उसके सॉल्व हो गए उसी अमाउंट पे जो उसे शायद देना पड़ता। और उसके बाद जो हैरेसमेंट होती वो अलग होती, वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि केसेस आपके चलते और महीने दर महीने आपका जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर बन जाता। तो यहाँ पे सेटलमेंट या मध्यस्थता हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे गई, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन पता थी। तो क्योंकि अगर आपको अपनी पोजीशन नहीं पता होगी तो आप मध्यस्थता करोगे ही नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मध्यस्थता में आप बिना किसी एडवांटेज के चले जाते हैं। अगर आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपको जो है हायर अमाउंट पे सेटल करना पड़ेगा वो केस। अगर सपोज़ आपके पास 0 मेंटेनेंस का ऑर्डर है, या फिर आपके 498 में माता पिता बाहर हो गए हैं, या डिस्चार्ज हो गया, कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, कई बार कंप्लीट डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ऐसे अगर कुछ आपके पास फ़ायदे हैं तो मध्यस्थता में आपका सेटलमेंट अमाउंट बहुत अच्छी नेगोशिएटिंग पावर में होंगे आप, और हो सकता है वो सेटलमेंट अमाउंट 0 भी हो जाए। कुछ रोज़ पहले मेरे पास कुछ कपल आए थे जिनका बेटा बाहर काम करता था। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके वकील साहब ने मीडिएशन के लिए केस रेफ़र कर दिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, मीडिएशन में ये हुआ कि वो जो लड़की थी बिना कोई अमाउंट लिए जो है सेटल करने को तैयार थी। मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा आपका पूरा का पूरा केस सेटल हो रहा है, आप जो है बिना अमाउंट दिए आप फ्री हो जाओगे, आपके कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, सारे क्रिमिनल केसेस ख़त्म हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो पहले तो वो थोड़े ऐसे थे कि उन्होंने फॉल्स केस किया, हम क्यों सेटल करें और हम तो पूरा फाइट करेंगे। मैंने कहा उसमें आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम जाएगा, हैरेसमेंट जो अलग होगी, क्योंकि आपका जो बेटा है वो विदेश में है, उसको आना जाने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि LOC इशू हुआ है। आप क्यों अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं जब आपका जो है ऐसे ही सेटल हो रहा है, क्योंकि वाइफ साइड को उसमें जल्दी थी, आगे उसे मूव ऑन करना होगा। तो इसलिए वो एक तरीके से 0 एलिमिनी सेटलमेंट थी। तो वो हमने मीडिएशन में रेफ़र करके अच्छी तरह जो है सेटल कराने की कोशिश की थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आप मेरे को ये बताइए कि अब इतने मैंने एग्जांपल बता दिए कि आपका जो अब सोच है वो बदली है मीडिएशन को लेके। पर मीडिएशन के कुछ रूल्स ये है कि कुछ अगर आप एडवांटेज लेके जाते हैं तब आप बैठते हैं। अगर आप शुरू में जाएंगे मीडिएशन में तो ये मान के चलिए कि आपको हायर अमाउंट देना पड़ेगा। वो अब देखिए कि आपको केसेस आगे लड़ने हैं, ऑर्डर्स लेने हैं अपने फेवर में, या फिर तुरंत ही आपको केसेस से बाहर निकलना है। सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही रहता है। आप सालों साल केसेस में फंसे हुए हैं, बट कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है कि कब आपको इन केसेस से बाहर निकलना है और कब आपको ये केसेस लड़ने हैं। और यही मेरा काम है कि आपको एक तरीके से क्लैरिटी देना कि असली में हो क्या रहा है आपके साथ। बहुत लोग हैं, बहुत मिसगाइड करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, फिर रिज़ल्ट्स अगर मेरे सामने आए तो बात अलग होती है। अगर आप रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स पे इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ अगर रिज़ल्ट्स आते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं आते हैं तो कृपया करके जो है मीडिएशन और उसके लाभ जो है वो दरकिनार मत कीजिए। मीडिएशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप केस हार गए, वो एक स्ट्रैटेजिक मूव है। उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। सही तरीके से कब यूज़ करना है, किस स्टेज पे यूज़ करना है, कितने टाइम बाद यूज़ करना है, किस ऑर्डर के बाद यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करके आप मीडिएशन को यूज़ कीजिए और अपने केसेस अपने फेवर में कीजिए और जल्दी सेटल कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि सेटलमेंट अगर आपको करनी है तो अपने टर्म्स पे कीजिए। दबाव में आके सेटलमेंट करना गलत है, या दबाव में आगे मीडिएशन में बैठना भी गलत है। अगर आपका मन ही नहीं है बिल्कुल सेटलमेंट करने का तो मत कीजिए। पहले अपने माइंडसेट पे काम कीजिए कि मीडिएशन का फ़ायदा क्या है, कब कब फ़ायदा होता है, कब कब नुकसान होता है, उस पर क्लैरिटी लीजिए कि कितना आपको फाइनेंशियल रिस्क रहेगा आगे फ्यूचर में। उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि सेटल करना बेटर है या फाइट करना बेटर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं बहुत कम लोग ओपनली बोलते हैं, बहुत कम लोग गाइड करते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, कोई आपको
एक तरीके से गाइड करेगा कि सब सही हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, ये गाइड करना बहुत ईजी है, पर रिज़ल्ट क्या है आपके रियलिटी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उस पर अगर आप फोकस करेंगे वो ज़्यादा बेटर है कि या फिर इमोशनल बातों पे फोकस करें जिसका कोई रिज़ल्ट का पता ही नहीं है। तो आप जो है लॉजिकली अगर आप चलेंगे, इमोशनली नहीं चलेंगे इन केसेस में, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको ये वीडियो की आवश्यकता है, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखनी चाहिए जिन लोगों को। थैंक यू वेरी मच।